हाँ, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि फाइंड ए वेक्टर बी वेक्टर which is parallel to a vector and has magnitude which is parallel to a vector and has magnitude 10, तो कैसे करोगे बताओ? सर इसका मतलब ए वेक्टर ही निकालना है ना? नहीं, मैंने तो ये बोला कि ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √13 है ना इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ √13 है। लेकिन सर उसके पैरेलल में ही है ना? इसी के पैरेलल एक और वेक्टर होना चाहिए जिसकी लेंथ 10 होनी चाहिए, ये पूछा है मैंने आपसे। तो वो वेक्टर कितना होना चाहिए? तो वो वेक्टर ए वेक्टर के बराबर कैसे हो सकता है? ए वेक्टर का वो वेक्टर तो कोई भी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर तब हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। इसका मैग्नीट्यूड तो मैं 10 बोल रहा हूँ और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √13 है, तो वो ए वेक्टर के बराबर कैसे हो सकता है? हमने बोला कि ए वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? बस यही तो है, मैं आपको यही तो बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया, नहीं निकाल लिया? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही। यस। मैं कह रहा हूँ कि अपने को 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए था, तो आपने इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लिया और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर अपन निकाल सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड अपने को पता हो तो। नहीं निकाल सकते क्या? √13 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय हाँ सर। 10 मैग्नीट्यूड का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। 100 मैग्नीट्यूड का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। सही बात है गलत बात? तो हमने यही बोला कि ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बताइए। तो पैरेलल मतलब कि बी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर वही होना चाहिए और ए वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर वही होना चाहिए। सही बात है गलत बात? तभी तो वो उसके पैरेलल होंगे। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अपने को पता है ए कैप है, तो बी वेक्टर जो ए वेक्टर के पैरेलल हो तो उसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो ए कैप की डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तो 10 ए कैप। सही बात है गलत बात? ये 20 बाय √13 आई कैप प्लस 30 बाय √13 जे कैप। देखिए तकलीफ है किसी को? हाँ सर, एक मिनट। समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ सर। यस सर। आगे चलो। यस सर। यदि मैं ऐसे पूछता इसी क्वेश्चन में, फाइंड ए वेक्टर which is anti-parallel to a vector and has magnitude 10, मतलब यहाँ पे पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल लिख देता। सर तो यूनिट वेक्टर माइनस ए कैप लेते। यूनिट वेक्टर माइनस ए कैप लेते, तो माइनस ए कैप क्या होता है? -2√13 आई कैप -2 बाय √13। बाय 10 कर देते। समझ में आ रही है बात? यस सर।
किसी बच्चे को तकलीफ है यहाँ पे? तो यहाँ No, पे sir. हम नो डाल के एक वर्ड लिख लेंगे। If a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, then मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए a vector that is mod a is equal to किसके बराबर होगा mod a? बताइए। अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर A vector is given by A cap is equal to A vector upon mod A। क्या हो रहा है? A vector upon mod A ax I cap plus ay j cap plus az k cap divided by mod A। प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। किसी बच्चे को तकलीफ है इसमें? नो सर। आगे चलो मैं सर एक मिनट। आ रहा ना? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। यस सर। चलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन दे देता हूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 डिग्री लगा है बना है, ठीक है ना? ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस के ऊपर कोई पहाड़ है और ये पहाड़ मतलब हिल है कोई, ठीक है ना? तो इस पे एक ग्लोब रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस ग्लोब पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना लगता है पता है तुम्हें? एम मास का जो ग्लोब होता है उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसके बराबर लगता है? mg लगता है। 9.8। और इसकी डायरेक्शन किसके बराबर किधर होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो इस पे ये फोर्स लगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? mg। यस सर। हमें इस फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है, स्प्लिट दिस फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। स्प्लिट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, स्प्लिट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आप पूरा लिख लेना, इनटू इट्स कंपोनेंट, its components, yeah, one each along the inclined surface into its components along the inclined surface and
perpendicular to the inclined surface. इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़िए, जिसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस हो और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस हो। लेट अस सपोज इसको थीटा ले लीजिए, 37 मत लीजिए, थीटा ले लीजिए इसको, ठीक है, तो अच्छे से समझ मतलब पता लगेगा। तोड़ो भाई, हाँ सर। बताइए अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट कितना लिखूं। अब इसको ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ना है जिसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, है ना। जैसे अपन कोई भी वेक्टर लेते हैं, उसके दो कंपोनेंट लेते हैं ना, एक कंपोनेंट ऐसे यस सर। और एक कंपोनेंट ऐसे। तो वैसे इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, मतलब इसके टेल से दो परपेंडिकुलर लाइन, इसकी टेल से दो परपेंडिकुलर लाइन, एक ये वाली एक ये वाली। तो वैसे इस फोर्स के दो कंपोनेंट, तो मेरे को ये बताओ कि ये अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट कितना होगा। mg sin थीटा। कौन सा होगा, ये वाला mg sin थीटा होगा और ये वाला mg cos थीटा होगा। अब बताओ कैसे, मैं बता देता हूँ। देखिए ये लेट अस सपोज इसको ज्योमेट्री से एक बार देख लेते हैं कि इसको अगर सीधा एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये एंगल 90 होता है इस लाइन का, तो ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए 90, है ना। ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये वाला थीटा होता है इधर वाला, सही बात है रोहित? क्योंकि टोटल यस 90 सर। है, जिसमें से एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा है। तो अगर एफ जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जिसके साथ थीटा बनाते हैं वो आर कोस थीटा होता है, तो ये वाला एम जी कोस थीटा होगा क्योंकि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस जो दूसरे वाला है वो एम जी साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो हमेशा अपन क्या है ना कि इसको न्यूटन लॉ में बहुत बार यूज करेंगे कि यदि यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक पे एक फोर्स एम जी लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर ये एंगल थीटा होता है तो अलोंग द इंक्लाइन वाला एम जी साइन थीटा होता है। इसको बार बार इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने को ध्यान में ही आ जाना चाहिए कि अलोंग द इंक्लाइन वाला एम जी साइन थीटा होता है और परपेंडिकुलर वाला एम जी कोस थीटा होता है, राइट। यस सर। चले नेक्स्ट चलते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में अपने ग्राफिकली एडिशन किया था, उसमें मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे लेट अस सपोज ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, या फिर ये बी वेक्टर मान लेते हैं, और एक और वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था इस बी वेक्टर को इसके पैरेलल ही लेके आओ और इसकी हेड पे रख दीजिए इसके टेल को। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ए प्लस बी होगा, ठीक है, ये ए प्लस बी, यस सर। ये बी वेक्टर हो गया और ये
आर वेक्टर हो गया और आर वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ दिस इज द सम ऑफ ए प्लस बी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी देख सकते हैं या फिर इसको अपन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी देख सकते हैं। मतलब ये बी वेक्टर अगर यहाँ होता तो ये बी वेक्टर ऐसा होता, सही बात है, मतलब पैरेललोग्राम बनाता ना ये यस सर। यहाँ होता। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, सही बात है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये पैरेललोग्राम सर। में। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इस आर वेक्टर की लेंथ निकालनी है, बट आई हैव टू फाइंड इस लेंथ, और या फिर मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये मेरे को फाइनली फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, इसकी लेंथ निकालनी है। और मेरे को गिवन क्या है, मुझे ए वेक्टर की लेंथ स्मॉल ए गिवन है और बी वेक्टर की लेंथ स्मॉल बी गिवन है। समझ में आ रही है बात? यस सर। और इनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। तो बताइए मैं ये आर वेक्टर की लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ? तो ये आपने डायग्राम बना लिया एक बार, ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ये हो गया क्या? बच्चा बोला हो गया। हुआ नहीं है, लेंथ निकालना नहीं सिखाया था, बस ये सिखाया था कि आर वेक्टर ये होता है। तो यहाँ पे ये हाँ सर। थीटा है, बस आपको ये पता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, वो मैंने अभी भी बता दिया कैसे है। अब देखिए इस बी वेक्टर, मेरे को आर वेक्टर की लेंथ बतानी है, जिसमें ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ कितनी होगी आर वाली? अगर ये परपेंडिकुलर होता बी वेक्टर तो अपन सीधा पाइथागोरस से कर देते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है बी वेक्टर, आया ना? ये तो थीटा एंगल यस बना। सर। तो अपन क्या करेंगे, इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है? बी वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट तो ए के अलोंग ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ गया एक कंपोनेंट, ये आ गया बी वेक्टर का एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ये आ गया, राइट? तो ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला, बी कोस थीटा के, और वर्टिकल वाला बी साइन थीटा के, राइट? यस। तो बताइए अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई पूरी। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो ये बेस की जो लेंथ है पूरी वो किसके बराबर होगी? क्योंकि ए वेक्टर की सर लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ किसके बराबर होगी? बी साइन थीटा की। तो अब अपन कह सकते हैं कि आर वेक्टर की लेंथ जो है वो स्मॉल आर है, लेट अस सपोज। तो स्मॉल आर जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, आया ना? यस सर। यस सर। अब देखिए इस स्क्वायर को खोल देते हैं पहले वाले को, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस टू थीटा ए बी कॉस थीटा। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आया ना? यस सर। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और बी सर बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सही बात है, गलत बात? यस सर। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ है, तो मतलब दिस इज मोड ऑफ आर। सही बात है, गलत बात? दिस इज एक्चुअली ए क्या है? ए वेक्टर की लेंथ है, तो मोड ए का स्क्वायर। बी क्या है? बी वेक्टर की लेंथ है, मोड बी का स्क्वायर।
फिर ट्वाइस टाइम ऑफ मोड ए मोड बी cos थीटा। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ। Length. मोड आर इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए Angle between A vector and B vector. वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल कितना है इस बात पे डिपेंड करता है कि ये लेंथ कितनी होगी। ऑब्वियसली आपको डायग्राम से दिख रहा है कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाऊंगा कम करूंगा ये लेंथ ज्यादा होती जाएगी। सही बात है गलत बात? हाँ सर। ठीक है ना, एंगल कम करूंगा तो ये लेंथ ज्यादा होती जाएगी। यहाँ करूंगा फिर यहाँ कर दूंगा तो ये सबसे ज्यादा लेंथ होगी जब ए और बी पैरेलल होंगे। सही बात है गलत बात? तो यहाँ से अपन को दिख रहा है कि मोड आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? मोड आर इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो मोड आर मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट तो मतलब a प्लस b आ गया। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो मोड r इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम और cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कब होती है? 0 पे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? मोड r मैक्सिमम की वैल्यू मोड a प्लस मोड b के बराबर होगी। a प्लस b के बराबर होगी, है ना? ये कब होगी? व्हेन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल। सही बात है गलत बात? Yeah. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोड r की वैल्यू मिनिमम कब होगी? Sir, cos 90 पे। cos 90 पे मिनिमम होता है क्या? theta is equal to pi. तो थीटा की वैल्यू 180 degree. 180 cos की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो मोड r इज मिनिमम और ये -1 हो जाएगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। तो ये a माइनस b A minus B the whole square. और ये फाइनली a माइनस b आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मोड a माइनस मोड b। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और ये इनके बीच का एंगल जब 180 हो जाए तो ये जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो मतलब a वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल। सही बात है गलत बात? इसको ग्राफ से देखिए कि जैसे a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो टोटल लेंथ a प्लस b हो जाएगी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. लेंथ जो है वो a प्लस b हो जाएगी। और अगर a वेक्टर और b वेक्टर एंटी पैरेलल है So A minus B. ठीक है ना, तो ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a माइनस बी। Sir, A minus B. ठीक है ना, a माइनस बी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और बाकी सारी लेंथ्स a और b की सारी लेंथ्स इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। तो मोड r की वैल्यू हमेशा लाई करती है मोड a माइनस मोड b से मोड a प्लस मोड b तक। सही बात है गलत बात? क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। भाई समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे ना मैं एक मोड और लगा रहा हूँ मिनिमम वैल्यू के लिए। ऐसा क्यों लगा रहा हूँ? देखिए कि हो सकता है कि ए वेक्टर हमारा छोटा हो b से, हमने तो a को बड़ा मान लिया ना, ये डिफरेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है। a का लेंथ छोटा हो b से, ऐसा हो सकता है ना। ये a वेक्टर इतना हो और b वेक्टर एंटी पैरेलल है लेकिन बड़ा है Yes, sir. तो a माइनस बी ऐसे हो जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा। सही बात है गलत बात? Yes, वेक्टर और sir. बी वेक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ तो a माइनस बी के बराबर है लेकिन वो एक्चुअली b माइनस ए होगी अभी लेंथ। सही बात है गलत बात?
क्योंकि इनका रिजल्टेंट वेक्टर तो ये बन गया, और ये लेंथ किसके बराबर होगी बताओ, ये वाली लेंथ, टोटल लेंथ बी है और ये वाली लेंथ ए है, तो ये वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, बी माइनस ए के बराबर हो जाएगी। सर बी माइनस ए की। ए माइनस बी की रूमत ये वाली नेगेटिव आ जाएगी ना, हाँ सर। इसलिए आगे एक मोड लगा दिया कि पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आप लेंथ की बात कर रहे हो और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे एक मोड और लगा रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू को ऐड ही करना है अपनी, दो पॉजिटिव वैल्यू को। ठीक है, एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है यस सर यस सर, बाकी सब तो चुप होके माइक बंद करके वीडियो बंद करके आराम से बैठे हैं। आप लोगों को करते हुए नहीं है क्या पढ़ाई के प्रति? सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. एक्टिव रहा करो क्लास में, यूं माइक बंद करके वीडियो बंद करके ये सब इनएक्टिवनेस दिखा रहा है आपका। क्लास में एक्टिव रहा करो, एक एक चीज पे यस सर नो सर, कम से कम इतना बोलता रहोगे ना तो हमें भी पता लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। लास्ट क्लास है क्या तुम्हारी इस आज की? 3 क्लास होगी क्या आज? हाँ सर। सर और एक है। अभी एक और क्लास है, अच्छा, इसके बाद एक और है, कौन सी क्लास हुई है? मैथ्स की होगी है ना? सर मैथ। मैथ्स की होगी। हाँ, ये फिजिक्स की, इसके बाद केमिस्ट्री की है। नहीं नहीं, पहले केमिस्ट्री हो गई, अभी मैथ्स है। अच्छा, अभी मैथ्स है, ओके। आगे चले। सर एक Yes, मिनट। sir. यस सर डन। ओके, आगे चलते हैं। अभी अभी हमने बताया कि ये एक ए वेक्टर है और इसमें एक बी वेक्टर को जोड़ा। ठीक है, ये बी वेक्टर को जोड़ा, तो इनके बीच वाला जो एंगल है उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे आपको पता है वो कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है ना? इनके बीच का एंगल थीटा। Yes. तो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया, दैट इज आर वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस बी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? सर 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। पक्की बात है, 180 माइनस थीटा तो ये होगा। 90। नहीं नहीं सर। देखिए, बी का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बी साइन थीटा, बी कोस थीटा, और ये ए। तो इसमें क्या हुआ, tan फाई किसके बराबर हुआ? सर बी साइन थीटा अपॉन बी ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ए प्लस बी कोस थीटा। कॉस थीटा। तो इसे ये एंगल पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो जो बी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ऊपर आएगा, ठीक है ना, और नीचे ए आएगा। मतलब जिसके साथ एंगल पूछा जा रहा है ना वो पूरा आएगा, ध्यान रखना, और डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, tan इनवर्स बी साइन थीटा को मोड बी साइन थीटा लिख देता हूँ,
और नीचे ले लेता हूँ मोड ए प्लस मोड बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, क्यों 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 बी क्या था, इसकी लेंथ था, समझा नहीं। क्या नहीं समझा ये बताइए। आपने वो इन्वर्स किया tan और वो वाला part। देखिए tan 45 1 होता है ना, यस सर। होता है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 45 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होती है बेटा, मैथमेटिक्स में आएगी ये। ठीक है, ओके सर। आगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री करके एक चैप्टर आएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू ये है ना, तो फाई को लिख सकता हूँ tan इनवर्स ये। tan इनवर्स अपने आप में एक अलग से फंक्शन होता है, जैसे tan अपने आप में एक फंक्शन होता है ना, tan sin cos ये फंक्शन होते हैं, वैसे इनके इनवर्स भी एक फंक्शन होते हैं, sin इनवर्स भी एक फंक्शन होता है, cos इनवर्स भी एक फंक्शन होता है। ठीक है ना, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर आएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे आप 12th में जाके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे। ठीक है, यस सर। यस Yes. ये बात सभी बच्चों को समझ में आया कि फाई इज इक्वल टू tan। हाँ यस सर। आगे चलते हैं। तो ये फाई के बारे में हो गया और लेंथ के बारे में अपने बात कर ही ली। ठीक है, अब आगे मैं एक बात करता हूँ आप लोगों से कि लेट अस सपोज ये वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर थोड़ा सा इससे टेढ़ा हो गया, लेट अस सपोज ऐसा हो गया, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, इसे थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ, बस ऐसा हो गया। ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, इन दोनों का जोड़ करना है। तो अपन ऐसा काम कर सकते हैं कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लीजिए। ठीक है, दिस वाला एंड दिस वाला, सही बात है, सॉरी उल्टा कर दिया, ये वेक्टर के कंपोनेंट आए ना, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लीजिए, ये वाला और ये वाला, अरे हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो इसको मैं लिख देता हूँ ax, इसको लिख देता हूँ ay, ये a के कंपोनेंट, इसको लिख देता हूँ bx और इसको लिख देता हूँ by। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a वेक्टर क्या था, a वेक्टर था, a वेक्टर क्या था, a वेक्टर था हमारे पास ax i कैप प्लस ay j कैप, लिख सकता हूँ। ए वाई जी कैप। यस सर। a वेक्टर था bx i कैप प्लस by j कैप। बी वाई जे कैप। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो पहले काम करता हूँ, इनको जोड़ने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि जो ये बी वेक्टर का bx वाला कंपोनेंट है इसको उठा के नीचे ले आता हूँ। सही बात है, यस सर। यहाँ पे ले आया bx, यस राइट, ay को उठा के इधर ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया ay। तकलीफ है क्या, नहीं। ये ay हो गया और ये bx हो गया, किसी बच्चे को तकलीफ है इस बात में? नो सर। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल लेंथ है ये बन गई ax प्लस bx, राइट। अब जो बीच वाले है ना उनको हटा देता हूँ क्योंकि इस ay को शिफ्ट करके इधर रख दिया, bx को शिफ्ट करके नीचे रख दिया। आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया, एक मिनट। एक मिनट। क्योंकि मैं इसको फिर हटा रहा हूँ बीच वालों को। हो गया सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने ax में bx जोड़ा, ax में bx जोड़ा, तो इधर भी ध्यान रखना अपन ax में bx जोड़ देंगे। ठीक है, मैं साथ साथ इक्वेशन को ग्राफ से समझा रहा हूँ आपको, और इनके डायरेक्शन वही है ax प्लस bx, यहाँ पे वेक्टर बनेगा पूरा i कैप। ठीक है ना, और ay में by जोड़ रहे हैं तो ये पूरी लेंथ बन जाएगी ay प्लस by j कैप। सही बात है, इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर बन गया ax प्लस bx i कैप, ax प्लस bx कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना दोनों का जोड़ करने से, ay प्लस by j कैप। और ग्राफ से अपने देख रहे हैं कि इनको हेड से टेल मिलाने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। सही बात है, यस यस सर। सर। तकलीफ है?
तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट है, कौन कौन? एक तो ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट क्या है? ax प्लस bx आई कैप, और ये वाला कंपोनेंट क्या है? ay प्लस by। ay plus by j cap। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों को जोड़ने से जो r वेक्टर आएगा ना, उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ax प्लस bx आई कैप प्लस ay प्लस by j कैप। मतलब जब भी अगर आपको इस फॉर्म में वेक्टर दे रखे हो तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप उनको डायरेक्ट कर देना, आई कैप में आई कैप जोड़ देना, जे कैप में जे कैप जोड़ देना। ठीक है, यस यस सर। सर। यस सर। सही बच्चों को समझ में आया? हाँ सर तो tan इनवर्स वाले का एक एग्जांपल दीजिए सर। हाँ बोलिए। तो ये जो r वेक्टर है वो a हाँ, वेक्टर और सर। b वेक्टर का सम है ना, मतलब वो इक्वल है a वेक्टर और b वेक्टर के। हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है ना, तो इनको अगर जोड़ना ओके है, अगर आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास इस फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, तो अगर उनको आपको जोड़ करना है तो आप डायरेक्ट उनको इक्वेशन की फॉर्म में आई कैप में आई कैप वाला जोड़ दीजिए, जे कैप में जे कैप वाला जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो इसको मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है, वरना अदरवाइज बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों, एक्स में बी वाई क्यों नहीं जोड़ेंगे, तो ये मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ अभी मेरे को क्या पूछ रहे थे बेटा, ये पूछ रहे थे आप लोग? इसका एक एग्जांपल। लेट अस सपोज ए वेक्टर जो है वो 5 लेंथ का है, ये स्मॉल ए की वैल्यू 5 है, बी वेक्टर भी 5 लेंथ का है, ये मान लेते हैं, और इनके बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री, ये मान लेते हैं। तो अपने से ये पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है ना, इसकी लेंथ सी मान लेता हूँ, लेंथ नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan phi इज इक्वल टू 5 sin 60 और 5 cos 60। तो 5 sin 60 किसके बराबर आएगा? 5 रूट 3/2। सही बात है लोग? और ये 5 cos 60 किसके बराबर आएगा? 5/2। और tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 रूट 3/2 डिवाइड बाय 5 प्लस 5/2, दैट इज 15/2। आया ना? यस तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 3 पे जाएगा, तो रूट 3/3 1/√3। तो tan phi इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब phi इज इक्वल टू 3। समझ में आ रही है बात? यस सर। और अगर बाई चांस यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका अपने को एंगल पता नहीं होता, लेट अस सपोज ये वैल्यू 2/√3 आ जाती है, तो अपने को एंगल पता नहीं होता ये कौन से एंगल पे 2/√3 है, तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 2/√3। ठीक है ना, ये तो इसका एंगल पता था अपने को कि 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे होता है, इसलिए अपने ऐसा लिख दिया। अगर नहीं पता होता तो अपने इसको ऐसा लिख देते। ठीक है, और ऑप्शन में मिलता ही है आंसर। यस सर। तकलीफ है किसी को? नो सर। सर इनकेस हमें वैल्यू पता है और हमने लिखा फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो आंसर राइट जाएगा। आंसर राइट है। अब अगर आपके ऑप्शन में ऐसा गिवन है तो आप ऐसा कर दीजिए, अगर ऑप्शन में 30 डिग्री गिवन है तो आपको 30 डिग्री मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ठीक है, आंसर तो आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 वो भी राइट है। ठीक है, आगे चलूं बेटा? अरे आगे चलो। हाँ सर। यस सर। यस सही बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस k कैप, तो बताइए इन दोनों का जोड़ करने से जो c वेक्टर आएगा, c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b, वो कितना होगा? तो बता सकते हो आप? हाँ बेटा, किसी ने हैंड रेज किया, डाउट है कुछ? 2 plus I cap plus
3 I cap plus 2 J cap plus 5 K cap. आपको कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा आई कैप में आई कैप जोड़ना है, जे कैप में जे कैप जोड़ना है और के कैप में के कैप जोड़ना है, राइट? यस सर। ठीक है, आगे चलो मैं। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी वेक्टर में से किसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो एडिशन ऑफ वेक्टर अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम अदर। ठीक है ना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं सर। हाँ, इसके बाद थोड़ा आपके बाद आपकी क्लास है। सर इसके ऊपर थोड़े सम्स का पे मतलब कर सकते हैं कहाँ से? अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको सम का होमवर्क दे देता हूँ वेक्टर का, ठीक है ना, जो करवाया ना उसमें से वेक्टर के क्वेश्चन दे देता हूँ। यस सर। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी जो है ना उसमें आप B10 मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो डिफरेंस वाले ना सब्ट्रैक्शन वाले वो मत कीजिएगा, जहाँ पे माइनस साइन आ जाए या सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज हो जाए, तो इसमें B10 मत कीजिएगा। और बाकी में और B11 मत कीजिएगा। तो सेक्शन बी एक्सेप्ट B10 एंड B11। और सेक्शन ए पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और सेक्शन सी भी पूरा कर सकते हो आप। सेक्शन सी अभी मत कीजिएगा, मैं एक चीज और बताऊंगा उसके बाद करेंगे। एक बार ये ट्राई कर लीजिए आप, ठीक है। यस सर। चलो बाय एवरीवन। ये एक्सरसाइज थैंक यू सर। बाय सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, ठीक है। यस सर। चलो बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक